वेलकम है आप सभी का। ये जो है फिजिक्स का लास्ट क्लास है लाइट का, है ना। इसके बाद फिजिक्स को थोड़ा सा कम चलाएंगे, मतलब हफ्ता में 3 दिन चलाएंगे। और जितना भी इसका न्यूमेरिकल है, जितना भी इसका मतलब और क्वेश्चंस है वो चलेंगे अभी। और हम सोच रहे हैं अब केमिस्ट्री आपको कल से स्टार्ट कर देते हैं, कल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्रकाशिक यंत्र बचा है ये, हालांकि इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है, लेकिन नोट में दिया हुआ है तो आपको मैं बता दूं कि क्या क्या पोर्शन पढ़ेंगे और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। देखो ये सब जो 11th 12th किए हुए हैं उसको पता होगा, ये सब वो पढ़े होंगे लाइट चैप्टर में। तो क्या होता है, एक छोटा मोटा क्वेश्चन उठा के दे देता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट तौर पे कि भैया ये आभासी होता है, ये काल्पनिक होता है ना, कुछ जैसे इसमें लेंस की संख्या कितनी होती है, ऐसे पूछ लेता है नॉर्मली में। तो ये सब जान लो, बेटर रहेगा। इधर जो दिख रहा है आपको, देखियो 4 चीज़ है। ये आवर्धन क्षमता, बस एक का याद रखना है, ये वाला थोड़ा गलत लिखा गया, ये होगा क्या पता है, m = 1 + d/f होगा। खाली ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, बाकी सबको नहीं करना पड़ेगा, वो सब क्वेश्चन आपको पूछता नहीं है जनरली, है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तो मुझे बताना नहीं चाहिए था, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करो, यहाँ पे कौन सा सूक्ष्मदर्शी यानी कौन सा प्रकाशीय यंत्र है, उसका नाम दिया हुआ 5 है। यहाँ पे लेंसों की संख्या कितनी है, मतलब जैसे कि अगर दूरबीन से हम देखते हैं तो देखिएगा गैलीलियो का दूरबीन, उसमें तीन तीन लेंस लगा होता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार जो है आप देखे होंगे 11th 12th में पढ़े होंगे। यहाँ पे एक लेंस, यहाँ पे भी एक लेंस लगा देते हैं। तो ये जो है दूरबीन का काम होता है, यहाँ से अपना देखते हैं आँख से, तो ये दूरबीन का काम होता है, ठीक है ना। इस प्रकार जो है, या फिर इधर से देखते हैं आँख लगाकर इधर से, तो इधर दूर की वस्तु को दिखाई देता है, किधर भी आई रहना चाहिए, इधर आई रहना चाहिए, या फिर जिधर भी रखते हैं उस आधार पर हम लोग चीज़ों करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये सब जो है प्रकाशिक यंत्र बनाया गया है, जैसे बाइनोकुलर्स हो गए हैं, जैसे दूरबीन, जैसे कि जैसे हम गैलीलियो का जो टेलीस्कोप, ये सब देखते हैं, यही सब का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान तरीका से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत नहीं बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान है। इसको मैं कैसे आपको करा देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो होता है नाम, देखिए सिंपल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप, बाकी अभी भूल जाइए क्या है, बस आपको बताएं। पहले आपको यहाँ पे ये वाला क्लियर करते हैं। देखिए इनका नाम, लेंसों की संख्या कितनी है, ये पूछेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या कितनी है, या कितने लेंस लगे रहते हैं, और उस लेंस की नेचर क्या है, वो अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, ये पूछता है। उसकी प्राकृतिक क्या है, तो देखिए बहुत आसान तरीका से आपको याद करने में बताएंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, मतलब काल्पनिक है, बड़ा है, सीधा है, छोटा है, ये पूछेगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद करो, नाम सब ये दोनों आपका कॉमन है, ये दोनों बड़ी ज़्यादा, मतलब पूछेगा तो ये दोनों ही पूछेगा, उससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, फिर भी आप सभी को याद कर सकते हो। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल और संयुक्त। जो सरल होता है उसमें लेंस की संख्या 1 होता है, ठीक है ना। और बता दूं मैं एक चीज़, मैं बता दूं, पहले नाम सब जानिए। ये एक हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तीसरा देखिए, तीसरा है खगोलीय, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, लेकिन पूछता नहीं है। चौथा देखिए पार्थिव दूरदर्शी, मैंने दूर का वस्तु देखने वाला पार्थिव। और पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, गैलीलियो, गैलीलियो की दूरदर्शी, गैलीलियो टेलीस्कोप जो बोलते हैं उसको, है ना। तो इसका ट्रिक क्या रहेगा सर, सबसे पहले मैग्नीफिकेशन की बात किया जाए तो पहले सिंपल का देख लो मैग्नीफिकेशन, इसको खत्म करते हैं। बस इसको एक याद कर करना, m जो होता है =1 + d/f होता है। और आपको पता है ये मैग्नीफिकेशन जो आवर्धन होता है वो यूनिट लेस होता है, ये आप जानते हैं पहले से ही, पहले हम एक दिन कहीं बताए थे। तो ये वाला कर लिया आप, बाकी आपको इसको जो है, और लेंस की क्षमता या आवर्धन क्षमता आपको याद नहीं करना है, बाकी सबका बस ये वाला हम बताए। अब देखिए कैसे आपका ट्रिक कैसे है। जो सरल रहता है और जो पार्थिव रहता है, जो सरल और पार्थिव, देखिए पार्थिव है, ये पार्थिव, ये पार्थिव, यानी कि सरल, याद कीजिए, देखिए सरल और पार्थिव, यानी कि पार्थिव और सरल, ये पार्थिव, ये सरल और पार्थिव में खाली डिफरेंस है, बाकी नहीं। तो इस पे सरल पे लेंसों की संख्या 1 है, और इसमें जो है 2 है, बाद बाकी में सॉरी इसमें 3 है, पार्थिव में 3 है। फिर से बता रहा हूँ मैं, देखिए पार्थिव में लेंस की संख्या कितनी, 3, लेकिन अगर सरल बोला जाए, सरल सरल, तो इसमें लेंसों की संख्या 1, हमें याद हो गया। ये दो ही चीज़ आपको याद करना है, देखिए कैसे, बाकी सब में दो दो लेंस है। आप खगोलीय दूरदर्शी देखो तो उसमें 2 लेंस लगेगा, है ना। आप खगोलीय दूरदर्शी देखो तो जो है 2 लेंस लगेगा। और बाकी जितना भी है गैलीलियो का, उसमें भी 2 लेंस लगेगा।
और जो संयुक्त माइक्रोस्कोप है यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें भी 2 लेंस लगेगा। तो लेंस की संख्या पांचों का हमें देखिए A to Z याद हो गया, बस 2 को पहले आप याद रखिएगा, 1 3। एक जो होता है लेंसों की संख्या और एक होता है 3 लेंसों की संख्या, ये ट्रिक है। 1 3 1 3 1 3, देखो यहाँ हम लिख के रखे हैं 1 3। देखो ये जो 1 और 3 है यानी कि 1 और 3 है, आप ध्यान से देखो, आप फिर से टेबल को देख लेना, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बिना आंख मूंदे आप बता सकते हो। आंख मूंदे कैसे सर? तो देखो सबसे पहले ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, जो चीज़ बोल रहे हैं वो ध्यान दो, बाकी सब याद हो जाएगा। देखो 1 और 3 सर, 1 और 3 ठीक है ना, और 2 और 4, चलो 2 और 4 हटाओ, 2 और 4 को हटाओ, हम 1 और 3 ये ऑड है, तो 1 अगर रहेगा तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया खत्म, सिंपल यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी। अगर 3 रहेगा तो पार्थिव सूक्ष्मदर्शी, समझ गए? 3 रहेगा तो पार्थिव यानी 3 लेंस रहेगा, जैसे कि इस प्रकार हमने दिखाया ना, तो एक लेंस इधर, फिर लेंस, फिर एक प्रकार लेंस, यानी 3 लेंस रहेगा। तो 1 और 3 रहेगा तो तभी ये सीधा इमेज बनाएगा, बस ये सीधा उल्टा की याद करके रख लीजिए। बाकी आप, क्योंकि 2 लेंस लगा हुआ है इसलिए इसका नेचर पूरा बदल जाता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? चलो सर 1 है और 3 है, हमने बताया कि सर 1 जो लेंस होता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी का होता है और 3 जो होता है पार्थिव सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है सर, हम समझ गए। तो सर इससे क्या समझे? तो इसका नेचर सीधा होगा, बस पहले इसको याद करो, बाकी तो उल्टा हो जाएगा, सीधा को याद कर लो। और बाकी जितने में है पांचों का पांचों काल्पनिक है, काल्पनिक है और बड़ा होता है, काल्पनिक और बड़ा बनता है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का अगर देखोगे तो आप बड़ा देख पाओगे चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये देखो ये पॉइंट पूरा खत्म, और सभी में उत्तल लेंस लगेगा, सभी में, खाली लास्ट वाला जो है गैलीलियो का, उसमें अवतल उत्तल लग रहा है, माने एक अवतल लगेगा और एक फिर उत्तल लगेगा। गैलीलियो, तो गैलीलियो को एक मार्क में लिखना है कि गैलीलियो का क्या लगता है, बाकी देखो सब ट्रिक क्या हो जाएगा। अब देखो हम सारा चीज़ एक झट में आपको हम बता सकते हैं। देखो देखो हम एक झट में, हमने बोला सभी में उत्तल होगा, ये लेंसों के प्रकार सभी में उत्तल होगा, खाली एक याद रखना पड़ेगा, गैलीलियो में उसमें अवतल भी होता है, बस ये देखते, उसको छोड़ दो, उसको पूछेगा नहीं, मान लो, या पूछ भी लेता तो आपको याद रह ही जाएगा। अब हमने बोला सर 1 हुआ और 3 हुआ, हाँ सर चलिए, एक बोले 1 हो गया और एक बोले 3 हो गया, क्या सर? हाँ ठीक है। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी और ये पार्थिव सूक्ष्मदर्शी। सर लेंसों की संख्या इसमें 1 तो 1 होगा, इसमें 3 है तो इसमें 3 होगा, हो गया खत्म। कॉल आ गया था, सॉरी कॉल आ गया था डिस्टर्ब के लिए, समझे? तो क्या बोले, जो 1 रहेगा और जो 3 रहेगा, देखो कैसे ट्रिक करेंगे। 1 रहेगा यानी सरल माइक्रोस्कोप, माने सरल सूक्ष्मदर्शी। सर लेंसों की संख्या 1 है तो 1 ही होगा। सर 3 है तो पार्थिव माइक्रोस्कोप। सर लेंसों की संख्या 3, हो गया याद। अब बोलेगा सर ये प्रकृति और लेंस की कौन सा लेंस होगा, तो सभी में उत्तल होगा, ये तो हमको याद करने नहीं रहा, सभी में उत्तल होगा। चलो सभी में उत्तल हो गया, खाली जो गैलीलियो बताया उसमें खाली अवतल हो गया एगो, चलो याद हो गया सर। और एक क्या बचा याद होना, तो सभी में काल्पनिक होगा और बड़ा होगा, सभी में काल्पनिक होगा और बड़ा होगा, सभी में काल्पनिक होगा बड़ा, देखो इसमें भी काल्पनिक बड़ा, इसमें भी काल्पनिक बड़ा, इसमें भी देखो काल्पनिक बड़ा, इसमें भी काल्पनिक बड़ा, इसमें भी काल्पनिक बड़ा। तो कॉमन क्या है सभी में? देखो ट्रिक कैसा है, सभी में कॉमन क्या है, सभी में उत्तल है, उत्तल, और सभी में काल्पनिक, काल्पनिक और बड़ा, ये तो हो रहा है। खाली याद रखना है लेंसों की संख्या, तो एक में 1 रहता है और एक में 3 रहता है, एक में 2 रहता है और 4 रहता है। तो भैया जिसमें 1 3 रहेगा तो नाम भी याद हो गया, देखो 1 से सरल और इससे पार्थिव, और बाद बाकी जो रहेगा जैसे संयुक्त वगैरह ये सब, उसमें 2 2 रहता है। हाँ सर ठीक है, इतने तो याद हो गया। सर 1 और 3 का ट्रिक क्या है? 1 और 3 का सीधा, तो जो 1 वाला है वो सीधा बनेगा और जो 1 और 3 जो है वो सीधा बनेगा, बाद बाकी उल्टा बनेगा। देखो सरल की लेंसों की संख्या कितना है? सरल की लेंस 1 है, देखो सीधा बन रहा है, 1 और 3 का सीधा बनेगा। बाद में देखो संयुक्त में लेंस की संख्या 2 है तो उत्तल लेंस बन रहा है, तो ये उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या बोले, 1 और 3 को, जहाँ पे लेंस की संख्या 1 और 3 रहे, तो यहाँ पे तो लेंस की संख्या 2 है, इसीलिए यहाँ पे उल्टा बन जा रहा है, ठीक है ना। अब नीचे जाइएगा तो खगोलीय दूरी में देखिए, खगोलीय दूरदर्शी में 2 लेंस है, तो उत्तल तो होबे करेगा, ये कॉमन है, और काल्पनिक और बड़ा तो होबे करेगा, लेकिन उल्टा हो जा रहा है क्योंकि 2 लेंस है। अब देखिए 3 लेंस जहाँ पे है पार्थिव में, देखिए 3 लेंस है यानी कि ये पार्थिव है, तो उत्तल तो हो गए होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, और काल्पनिक और बड़ा तो हो गए होगा, लेकिन ये सीधा हो जा रहा है। बस ट्रिक क्या है, 1 और 3, ये 1 और 3 से आपको सब याद रह जाएगा। कैसे? 1 और 3 है सर सीधा है, बस सीधा तो याद रखना है, सीधा उल्टा याद रखना है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, और दूसरा पॉइंट कि ये कौन सा है, 1 होगा सिंपल और तीसरा होगा तो पार्थिव, और बाद बाकी जो 2 होगा या 4 होगा तो हो जाएगा। बाकी इधर आवर्धन याद नहीं करना है। तो इस प्रकार आप सभी को याद कर लोगे, बस इसमें खाली थोड़ा सा ट्विस्ट है
इसमें गैलीलियो में अवतल भी आ जा रहा, बस हो गया काम खत्म। दो लेंस लगा रहता है तो एक अवतल लगा रहता है, इसमें देखिए पार्थिव में तीनों जो है उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है। तो ये आप करोगे, यहाँ पे ट्रिक भी लिखा हुआ है, लिख दिए हैं, देखो 1 3 रहेगा तो सीधा बनेगा, बस सीधा और उल्टा को याद करना है, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, सीधा और उल्टा चेंज हो रहा है। और क्या चेंज हो रहा है, लेंस की संख्या, तो वही बोला दो, ये लेंसों की संख्या है और ये सीधा उल्टा हो रहा है, बाद बाकी तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। और एक हमने सरल वाला जो सरल वाला बोला था उसमें मैग्निफिकेशन क्या होता पता है, 1 + d/f। यहाँ पे गलत थोड़ा सा लिखा गया, मतलब एक तो छूट गया है यहाँ पे, देखिए इसको फिर बाद में नहीं भूलिएगा, देखिए यहाँ पे एक तो छूट गया है, तो ये वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यही वाला, और आपको पता है कोई वस्तु जब नज़दीकी वस्तु देखता है, मैंने उसको न्यूनतम दूरी देखने के लिए उस आंखों तक वो कितना देख सकता है, मैंने डिस्टेंस उसका कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, हमने ये आपको बताया था। तो इस आधार पे ये डी हो जाएगा, ये फोकल लेंथ हो जाएगा, और इस प्रकार हम लोग बना लेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कैसे, आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, देखिए गौर से देखिए। एक सरल सूक्ष्मदर्शी में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उपयोग होता है, आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो आवर्धन क्षमता के लिए देखिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर है ना दोस्त, ये दोस्त 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, m=1/d/e। अब यहाँ पे डी नहीं दिया हुआ, तो डी को तो हम लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति न्यूनतम दूरी वो दूरी होता है, वो डिस्टेंस देख पाता है, उसका कितना होता है 25 सेंटीमीटर, जनरली हम जानते हैं। तो डी का मान यहाँ रख दिए, 5 यहाँ रख दिए, तो घूम फिर के मैग्नीफिकेशन कितना 6 हो गया। अब यही कह रहा है क्या मैग्नीफिकेशन का कोई आवर्धन होता है, सॉरी यूनिट होता है, तो देखिए नोट, आवर्धन क्षमता मात्रहीन और विमाहीन होता है, समझ रहे हैं ना, मैंने मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट होता नहीं है, यूनिट लेस है, समझ रहे हो, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर कट गया, तो ये वैल्यू आया तो क्या उसको यूनिट होगा, समझ गए ये वाला। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ जो कि आप अगर पढ़ पाओ तो कर लो, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट हमको नहीं लग रहा है कि इतना होगा, लेकिन ये वाला आप याद कर लो, ये वाला हो सकता है संयुक्त माइक्रोस्कोप में पूछ लेता है। ये दो पॉइंट है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य, ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, ये सब कुछ काम नहीं है, ये सब 11th 12th का है, थोड़ा ना 11th 12th का एग्जाम दे रहे हैं, आप 10th लेवल का दे रहे हैं, ये सब बीएससी नर्सिंग वालों को पढ़ाना रहता है, ठीक है ना। आप लोग ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये सब छोड़ दीजिए, यही इनफ हो गया, ये जो पढ़ा दिया ना ये वाला, यही इनफ है। बस सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है, तो सभी में तो उत्तल होता है, आपको पता है, कितना अच्छे से ट्रिक से बता दिया। तो ये टेबल देखिए कितना है, आप बोलेंगे सर इस सब ट्रिक भी बताइए, तो इस सब को कुछ काम नहीं भाई, तुम बड़ा बड़ा 11th 12th का न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे कि इस सब में तुमको बताने लगो, ठीक है। तो इसलिए ये पोर्शन को थोड़ा सा आपको स्किप करना है। अब ये सब खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है, ये सब आपको स्किप करना है, पार्थिव का क्या होता है आवर्धन क्षमता, इसे स्किप करना है, ये सब आपको नहीं करना है। देखो ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक सरल सूक्ष्मदर्शी 4 डायप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बना है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी सरल बोल रहा, सरल, तो सरल का तो जानते हो तुम क्या होता है फॉर्मूला, 1 + d/f होता है। अब 4 डायप्टर है, मैंने पावर देकर रखा है, 4 डायप्टर है ना, पावर देकर रखा। डायप्टर एक क्या है, डायप्टर एक क्या है, ऐसा यूनिट है, यानी कि ऑब्वियसली ये जो पावर है कहीं ना कहीं मीटर में दिया होगा, और हमने बताया था पावर बराबर होता क्या जी, 1/f होता है, ये मीटर में होता है, क्योंकि अगर डायप्टर दिया तो ये लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है ना, तो क्या लिखते हैं, P = 100/f लिखते हैं, तो हम यहाँ पे 1/f लेंगे, क्योंकि डायप्टर में है और डायप्टर ऐसा ही मात्रक है, इसीलिए मीटर भी ऐसा ही मात्रक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छा जाना चाहिए कि जब डायप्टर बोला तो मीटर की ही कहीं ना कहीं फोकल लेंथ दिया होगा। चलो तो इतना दूर हो गया, तो अब हम जानते हैं कि पावर बराबर होता क्या है, मतलब आवर्धन, वो सूक्ष्मदर्शी का जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो उसका आवर्धन क्षमता ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखो पावर बराबर इतना होता है, तो यहाँ पे क्या डाल दें, एफ का मान तो पता नहीं, तो एफ को उधर करेंगे, तो हम जो यहाँ पे 4 डायप्टर लिखे हैं, इस प्रकार एफ का मान देखिए यहाँ पे हम लोग को इतना आ जाएगा, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25 मीटर में आ जाएगा, समझ रहे हो, आ गया। अब बस वैल्यू यहाँ पे रखना है, सर क्या रखेंगे वैल्यू, तो ये बराबर हम जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है d/f, और इसका मान 25 होता है, और ये 0.25 दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, आपको बस काटना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे पुट करके यहाँ जीरो कर दिया, जीरो यहाँ पे क्या लिख दिया जी, उल्टा पुल्टा लिख दिया है, ओ बाबा रे, यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिख दिया है। एम बराबर क्या हो जाएगा देखो, 1 + 24/24, ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा, अच्छा यहाँ से 100 से गुना हो जाएगा, 100 से गुना ही छूट गया है, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो ऊपर में गुना कटेगा, तो ये कटा है, उल्टा कर दे क्या, उल्टा कर दे क्या जी, देखिए तो, अच्छा अच्छा 0.25 मीटर, ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है ठीक है।
अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, यहाँ पे उल्टा करके हम लिख दिए हैं थोड़ा सा, इसलिए कन्फ्यूज हो गए। देखिए 25 तो मीटर में है, लेकिन अगर इसको सेंटीमीटर में बदला जाए तो सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा? अगर एफ हमारा निकल गया 0.25 मीटर, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट नीचे कट जाएगा, ठीक है ना? या फिर डायरेक्टली देखिए ना भाई, ये मीटर में है तो इसको 100 से गुना करें तो ऊपर में 25 आ जाएगा, तो ये एफ भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसको यहाँ यार क्यों फालतू की जगह नीचे लिख दिया, इसके नीचे लिखता, है ना? तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्योंकि अब देखिए आप बोलेंगे इसका सेंटीमीटर क्यों बना दिए, क्योंकि ये डी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर में होता है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए इस ऐप को भी हमको सेंटीमीटर में बदलना पड़ा। दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम, है ना? बिग प्रॉब्लम, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। इसीलिए समझ रहे हो ना ये। तो इसको जैसे हम समझे 25 सेंटीमीटर, ये 25, ये भी सेंटीमीटर हो गया, दोनों कट गया तो एक एक करके मैग्निफिकेशन जो है 2 आया, यानी फाइनली जो आंसर आया वो हमारा 2 आया। फिर से एक बार समझाते हैं, नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार समझिए। रिकॉर्ड तो हो रहा ना भाई? हाँ हो रहा। बोला कि 4 डायप्टर दिया हुआ, चलो भाई 4 डायप्टर हम इधर बना देते हैं। 4 डायप्टर दिया हुआ तो पी, अगर 4 डायप्टर दिया हुआ तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/p, 1/p हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते हैं जी, ये 1/f है तो 1/f को p होता है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं m = 1 + pd। हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस प्रकार, कोई दिक्कत नहीं एक लाइन में, है ना? बस दोनों को यूनिट चेंज कर लेना है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। या फिर ये अगर इसमें है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम चेंज करते हैं, देखते हैं किस प्रकार चेंज होगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 1 + p का मान तो 4 डायप्टर दिया है, लेकिन डायप्टर नहीं लेना है, हमें सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है ना? तो 4 लेंगे और इसमें क्योंकि मीटर है गुना यहाँ 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है और ये डायप्टर में है, डायप्टर में है तो डायप्टर नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए मीटर में। तो यहाँ पर किसी को भी आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो आप अगर इसको अगर देते हो 100 से भागा तो ये मीटर में चेंज हो जाता है, तो ये भी मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? और क्योंकि दोनों कट जाएगा मीटर में तो ये काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। इसमें भी आप ये कर सकते हो। देखो कभी कभी क्या करता है, आपको घुमा के दे दिया, ये फॉर्मूला आपको ऐसा ना लिख के आपको क्या कर दिया पता है, इस ऐप को ही घुमा के लिख दिया और m बराबर लिख दिया 1 + pd, और आप कन्फ्यूज हो गए भाई ये फॉर्मूला तो सर पढ़ाया नहीं है, फिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो इस प्रकार आता है ये फॉर्मूला, ठीक है? समझ गए? चलो और देखते हैं क्या पढ़ाना है तुम लोगों को। अब कुछ वन लाइनर पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा रॉकेट चीज़ नहीं है, खाली याद रखना पड़ेगा बस। जैसे सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा कितना मिलता है? 4 × 10⁻26 जूल पर सेकंड के हिसाब से। बस ये एक डाटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा वन लाइनर के तौर पे। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप मतलब समझ पाओगे। अप्रोक्स तो कर ही सकते हो, 4 × 10⁻26 जूल अप्रोक्स में दिया रहता है, प्रति सेकंड में जो है वो पृथ्वी से जो है ऊर्जा मिलती है आपको। सबसे ज़्यादा सूर्य से आपको मिलता है ऊर्जा, आपको पता होगा। नेक्स्ट है जैव प्रकाश स्रोत, यानी कि बाइल्यूमिनेसेंट सोर्स। ऐसे जीव होते हैं जिसका प्रकाश खुद ही उत्सर्जन करता है, जैसे जुगनू जो रात में जो जल जल के उड़ता है, देखिएगा उसमें लाइट निकलता है, तो वो जुगनू जो है खुद ही प्रकाश ये करता है, क्योंकि ये जीव है एक, इसलिए जैव प्रकाश स्रोत एकमात्र कौन हमको लगता है? जुगनू, है ना? तो इनमें से कौन सा जैव प्रकाश का उदाहरण है? दे देगा आपको, जुगनू है, ये है, वो है, लंद है, फन है। तो आप समझ सकते हो कि प्रकाश वो उत्पन्न करता है, और क्योंकि वो जीव है इसलिए जैव प्रकाश स्रोत। तो जुगनू का आप देखे होंगे, गर्मी के दिन में भी जुगनू उड़ेगा तो लाइट जलेगा, दिप 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 दिप, है ना? वो वाला। अब ये मत पूछ लें कि ये जुगनू क्या होता है, सभी देखे होंगे। चंद्रमा एक अप्रदीप्त पिंड है, क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। देखिए चंद्रमा जो होता है वो एक सैटेलाइट है। अब सन जो होता है, सन वो लाइट छोड़ता है तो इसमें रिफ्लेक्ट होकर होता है, क्योंकि इसके पास कुछ जो है अपना खुद का लाइट नहीं है। जैसे हम घर में बल्ब जल रहा है तो बल्ब जला तो उसको अप्रदीप्त नहीं बोलेंगे, उसको प्रदीप्त बोलेंगे, यानी कि लुमिनस। और अनलुमिनस मतलब जो लाइट नहीं देता है। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त, प्रदीप्त मतलब जो रोशनी देगी, जैसे सूर्य अपने आप में रोशनी खुद देती है तो वो प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, ठीक है ना? प्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वाला वर्ड सुन लीजिए। प्रदीप्त वो होता है जो खुद से रोशनी उत्पन्न करता है, जैसे सूर्य वो खुद से रोशनी उत्पन्न कर रहा है, लेकिन चंद्रमा जो होता है वो अप्रदीप्त है, मतलब वो खुद से मतलब लाइट जलता नहीं उसमें, वो सूर्य का रोशनी इसमें पड़ता है और रिफ्लेक्ट होता है, तभी हम लोग को चांद दिखाई देता है। रात में सूर्य गायब तो रात में
बोलेगा चांद फिर दिखाई क्यों देता है, तो सर ऐसा नहीं है, सूर्य गायब हो जाता है, सूर्य ढक जाता है हमारी पृथ्वी पे, उस पोर्शन को हम नहीं देख सकते हैं, दैट्स वाई ऐसा होता है, ठीक है ना। कोई सा हम लोग का ग्लोब भी बना हुआ है। 4 नंबर पर क्रोमटोम प्रभाव की व्याख्या कण की प्राकृतिक पर की गई है। ठीक है ना, क्रोमटोम एक प्रभाव है, बस इसको कुछ नहीं, आप क्रोमटोम प्रभाव को जो व्याख्या की गई है वो कण प्रकृति के आधार पर की गई है, इतना याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कभी कभी 499 दे देता है, तो अप्रोक्स में से 500 सेकंड रहता है। और अगर आपको मिनट में बोला जाए तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड्स पड़ जाता है, या 19 सेकंड पड़ जाता है, 8 मिनट 19 सेकंड। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 500 सेकंड्स या फिर 8 मिनट 20 सेकंड्स लग जाता है। अब हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताया था, जो कि आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के समय में होता था, सब कुछ बता ही दिया था। बस थोड़ा सा ये साइड में लिखा हुआ है, ये भी आप जान लो कि वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, आपको पता है प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करती है, प्रकाश का नेचर ही है सीधा रेखा में गमन करना। लेकिन प्रकाशीय तंतु के माध्यम से प्रकाश को हम टेढ़ा बेखा लाइन पे गुजार सकते हैं, और गुजार के प्रकाश को हम बहुत दूर तक संचार के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल सब बिछा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो देखो अभी समझोगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है हम जानते हैं, परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तकनीक द्वारा इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, ऐसी युक्ति प्रकाशीय तंतु कहलाती है। इसमें प्रकाश को उसकी तीव्रता या ऊर्जा के बिना किसी ह्रास के या क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। मतलब समझ रहे हैं, हम पहले भी ये सब बोल चुके हैं, ये सब खाली पॉइंट में लिखा दिए हैं। ये देखिए अंदर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, क्या कंडीशन होना चाहिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने आपको बोला था कि ये इधर जाएगा इस प्रकार, तो ये इधर ही मूव कर जाएगा, तब होता परावर्तन। तो इसका एक कंडीशन बोले थे कि ये जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से वो विरल माध्यम पे जाना चाहिए, ये कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या था जी, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन फॉलो करेगा तभी जो है टोटल इंटरनल यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अगर नहीं जानते हो तो फिर से जाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देख लो, वीडियो पड़ा हुआ है, कोई हमें आपत्ति नहीं है, ठीक है। बस यही वाला बोलना था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया। बस एक लाइन याद कर लो, ऑप्टिकल फाइबर इतना जब इंपॉर्टेंट है, जब प्रकाश का कुछ यूनिक टाइप का हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन कर रहा है और हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो प्रकाश के बिना किसी लॉस के उसको टेढ़ा बेका करके हम बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये नरेंद्र कपानी ने किया है। प्रकाशित तंतु में तंतुओं के व्यास, ये जो देख रहे हैं पर ये जो पाइप जो देख रहे हैं, व्यास व्यास यही वाला होता है ना, व्यास पढ़ ही रहे हैं, ये वाला व्यास होता है डायमीटर, तो 10⁻⁻ सेंटीमीटर का होता है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कितना पतला होता है देख रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ देखो इतना पतला होता है। मेरे घर में लगा हुआ है वायर उसी का, मतलब हमने तो ब्रॉडबैंड लगाया है, तो वहाँ पे ये तार बहुत पतला है, समझ रहे हो ना। तो यही बात है। तो आप कभी देखे होगा फ्यूचर में, अगर आपको भी ऐसा हुआ तो ऑनलाइन क्लास वगैरह लेना। प्रकाशित तंतु के चारों तरफ लगे पदार्थ का अपवर्तनांक, देखो जो इस प्रकार पाइप रहता है, मतलब पाइप रहता है, ये जो चारों तरफ पदार्थ है, ये पाइप पदार्थ, ये वाला ये जो पदार्थ है चारों तरफ जो लगे होते हैं, उसका भी अपवर्तन मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 से लेकर 1.5 तक लाइक करता होता है। ये जनरली आप जान लीजिए, ठीक है। प्रकाशित तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने में किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, वही वाला जो बोले कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। हमने बोला ना कि आई इक्वल टू ग्रेटर देन, अरे यार कॉल आ रहा है मेरा, बार बार कॉल ही आ रहा खाली, दिमाग की दही। ये जो है आई जो है ये ग्रेटर होना चाहिए सी से, यही बोल रहा कि आपतन कोण जो है वो उसके क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला बात है। अब देखो ये वाला 7 नंबर पॉइंट, सूर्य किरणें को तीव्रता एक्टिविटी द्वारा नापा जाता है। बहुत सी जो सूर्य है मान लो और जो किरण निकल रहा है उसमें, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि किरण जो निकल रहा है वो हाई टेम्परेचर का होता है, और हाई टेम्परेचर का नापने के लिए एक्टियोमीटर एक्टियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट एक लाइन, इस सब कोई रोकर साइन नहीं, बस एक लाइन में याद करने का इंस्ट्रूमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट को बोलेगा सर एक्टियोमीटर को पूरा खोल के बताइए, तो भाई पढ़ लो गूगल में सर्च करके कि एक्टियोमीटर व्हाट इज एक्टियोमीटर, पूरा डिटेल जान लो, मेरे को नहीं बताना, जो जानना है वो जरूर।
सूर्य की किरणों की तीव्रता जो है एक्टियोमीटर द्वारा मापी जाती है। सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं सर। टेलीविज़न में लाल हरा नीला रंगों के प्रयोग में विभिन्न रंग प्राप्त किए जाते हैं। पेंटिंग रंगों में भी प्राथमिक रंग तौर पर लाल हरा नीला है ना। पेंटिंग में जो है ये तीनों रंग को मिलाकर बहुत सारा रंग बनाया जाता है, जो हमने बताया था ये ट्रायंगल वाला, याद कर लीजिएगा। क्या था? RGB है ना, ये था मैजेंटा, ये था पिकॉक नीला, और ये थे क्या? हरा ना। ये हरा ने क्या था? ला में ब्लू को हरा पिला दू, हरा पीला, अच्छा पीला, ये पीला था, पीला। ये ट्रिक था हम लोगों का। तो RGB जो है रिमोट रिमोट में जो है हम लोग RGB यानी RGB का प्रयोग करते हैं। इसी से मिलाकर हम लोग तरह तरह का रंग बनाते हैं, आपको दिखाए थे। तो रिमोट में बोला कि ये सब जो प्रयोग होता है आप लोग जानते थे वाला, ठीक है ना। RGB टेलीविज़न के रिमोट में इसी से तरह तरह का जो है कलर्स बनते जाता है। तो इसी मेन प्राथमिक कलर्स जिसको बोला जाता है, सेकेंडरी कलर इससे जो मिलके बनता वो, और एक पूरक भी कलर बोले थे, आप लोग वो सब जानते होंगे। ये सब था। अब छोटे छोटे टुकड़ों में बनने वाले असर्जनिक आकारों को देखने के लिए बहुरूपियों का प्रयोग किया जाता है। आप देखोगे बहुरूपी बोले तो कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप को बोला कि छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों को बनने वाले जो असर्जनिक आकार को देखने के लिए हम लोग कैलिडोस्कोप का प्रयोग करते थे, ये बोला बहुरूपीय दर्शी यानी कैलिडोस्कोप। अब यहाँ पे देखो 11 नंबर क्या है? धूप के छाते के ऊपर की सतह सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, लेकिन काला काला करके हमको दे देता है और गर्मी जिसे मरो, है ना। तो यही सफ़ेद होना चाहिए। तो सफ़ेद छाता लोगे तो बस मस्त मस्त है, मतलब वो आपको जो है धूप के दिनों में जो आपको ठंड थोड़ा सा महसूस करवाएगी। नेक्स्ट है पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस जैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस जैसा। पानी में जो हवा है, हवा का बुलबुला वो किस लेंस के जैसा भांति प्रतीक करता है? तो वो अवतल लेंस के जैसा प्रतीक। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी जो हमको बताएं, आपको सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किया? तो ये जेड जॉनसन था। एक लाइन पे याद रखना, अगर पूछा जाता तो मार दीजिएगा। किसी तारे का रंग इसके ताप को दर्शाता है, ठीक है ना। तो कोई तारे का रंग जो है जो दिखता है वाइट जैसा, तो वो उसके ताप को दर्शाता है, मतलब टेम्परेचर को वो दर्शाता है। इसके बाद वाला चैप्टर जो है टेम्परेचर पढ़ाएंगे, ठीक है। नीला प्रकाश तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है और इसे उच्चतम ऊर्जा देती है। नीला प्रकाश जो ब्लू होता है वो सबसे ज़्यादा जो है ताप दिखाता है और अधिक ज़्यादा ऊर्जा भी ये देता है। फोटोग्राफी में फिल्टर पर सिल्वर ब्रोमाइड है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करता है। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया फोटोग्राफी में दो चीज़ रहेगा, एक हाइपो रहेगा, एक सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों ही नहीं रहेगा ऑप्शन में। आप फोटोग्राफी में जो है फिल्टर के रूप में जो प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। सिल्वर यानी कि AgBr जिसको बोलते हैं Ag और Br, ठीक है ना। और दूसरा रहता है हमारा फोटोग्राफी में हाइपो, जिसको सोडियम थायोसल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। कि सोडियम थायोसल्फेट या फिर फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? सोडियम थायोसल्फेट, इसी को हाइपो के नाम से जाना जाता है। और ये केमिस्ट्री में आपको हम बताएंगे भी। और सिल्वर ब्रोमाइड जिसको फोटोग्राफी में जो है आपको प्लेट के रूप में यूज किया जाता है, इसको AgBr में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट था इंपॉर्टेंट, ये बस कुछ नहीं था। अब एक चीज़ और है जो आपको जानना चाहिए कि माध्यम बदलने पर लेंस की क्षमता जो है और फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ती है। ये सब जो है आप लोगों का नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको जानिए अगर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। मतलब मान लो एक पानी है, एक पानी का ये डब्बा है मान लो, है ना, ये पानी है। और पानी में मान लो कोई एक कॉन्केव मिरर को घुसाया जा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस को, सॉरी मिरर बोल रहे हैं, लेंस को यहाँ घुसाया जा रहा है। तो जैसे ही माध्यम बदलने से, मान लीजिए हवा में था पहले लेंस, अब इसको पानी में डाल दिया गया, तो ये माध्यम हो गया, ये पानी माध्यम हो गया। अब इसको हम अगर देखें तो इस प्रकार बनाते हैं फिगर। अब ये जो है पानी हो गया, ठीक है ना, ये पानी हो गया, चलो सही है। अब यहाँ पे देखो ये जो अंदर में वाटर है, वो वाटर के अंदर मान लो एक मिरर, ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। तो इसमें ये पानी का जो अपवर्तनांक है, ये पानी का जो अपवर्तनांक ये कितना है? U में M, मतलब अपवर्तनांक M फॉर मीडियम, है ना, जल का। और ये जो है लेंस का है, ये लेंस का है, ठीक है ना। तो माना कि लेंस का अपवर्तनांक ये है और ये है। अब तीन कंडीशन है और कुछ नहीं, ये तीन कंडीशन बोलेगा कि जब μL ग्रेटर देन μM तब क्या होगा। तो एक बोलेगा μL इक्वल टू होगा μM तब क्या होगा, और एक μM लेस देन μM क्या होगा तो क्या होगा। तो ये तीन कंडीशन बारी से बारी का आप देख लीजिए। केस वन में जब μL ग्रेटर देन हो, मीडियम में से ज़्यादा हो, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। बस ये पॉइंट याद रखना है, इसकी क्षमता जो है घट जाती है। अगर फोकस दूरी बढ़ेगा तो P इक्वल टू क्या, तो 1/f होता है। तो कहीं ना कहीं अगर फोकस बढ़ता है तो ये घटता है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है।
और इस स्थिति को लेंस की प्राकृतिक मतलब लेंस की जो प्रकृति रहती है वो चेंज रहती है। तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ये 11th और 12th के सिलेबस में है। तो ये सारी चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी आप पढ़ लो कि जब ये इक्वलाइज होता है तो क्या होता है क्या नहीं। ये सब इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, और ये फॉर्मूला भी याद नहीं करना। ये 11th और 12th का है, तो इतना ही सिलेबस आपका खत्म हो गया। अब जितना भी लाइट है इसका जितना भी कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस है ये सब करवाएंगे। उससे पहले नीचे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कल करवा देंगे। ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो चलेंगे, और उसके साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे, और सभी क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।